यूनिट 2 है मोशन एंड फोर्स, उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम कुछ ग्राफ्स को पढ़ें। डी टी ग्राफ हो गया, वी टी ग्राफ हो गया या ई टी ग्राफ हो गया, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अबाउट द ग्राफ। स्टूडेंट्स, जब आप ग्राफ की बात करते हैं तो बेसिकली इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, उसको ग्राफिकल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम जो ग्राफ पढ़ेंगे वो ग्राफ हैं दो क्वांटिटीज से रिलेटेड, और उन दो क्वांटिटीज़ में कभी हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पर टाइम होगा और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होगा, या हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम होगा और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होगी, और या हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम होगा और वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन होगा। स्टूडेंट, ग्राफ से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको डी टी ग्राफ या वी टी ग्राफ या ए टी ग्राफ देखे इसकी स्लोप पूछी जा सकती है। तो एक तो स्लोप रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्लोप इसकी फाइंड करें। दूसरा, आपको एरिया अंडर द ग्राफ के मुतालिक पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो बताएं। फॉर एग्जांपल, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएं, या एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएं, या एरिया अंडर डी टी ग्राफ बताएं। और तीसरा जो है, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाएगा कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बाद में वो एक्सेलरेट कर गई, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं या उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। सिचुएशन देखिए, आपको चार ऑप्शन दिए हो सकते हैं। ये तीन तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डी टी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, हमें वी टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, और हमें ए टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय स्लोप एक्चुअली। स्लोप इन चेंज इन एक्स वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो एंगल थीटा है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप लेता हूँ तो वाई एक्सिस पर मुझे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्स एक्सिस पर मुझे चेंज इन टाइम मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी। ये जो स्लोप होती है किसी भी ग्राफ की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होती है। यानी कि अगर थीटा 0 है तो स्लोप 0 है। अब थीटा 0 किस तरह के ग्राफ में हो सकता है? फर्ज कीजिए ये इस ग्राफ में थीटा 0 है, बिकॉज जो हम एंगल लेते हैं थीटा, दैट इज टेकिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ में थीटा 0 है। थीटा कांस्टेंट अगर हम कहें, वो किसके ग्राफ में हो सकता है? अगर आप थीटा कहेंगे कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट का वी टी ग्राफ फॉर एग्जांपल ये है। अब इसमें थीटा कांस्टेंट क्यों है देखें, थीटा यहाँ से ले लीजिए, थीटा यहाँ से ले लीजिए, थीटा यहाँ से ले लीजिए, एंगल सेम आएगा। तो कांस्टेंट थीटा का ग्राफ ये, अगर थीटा कांस्टेंट है, अब पहले ग्राफ में थीटा इज 0, स्लोप इज 0। दूसरे ग्राफ में थीटा इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। एक और ग्राफ देखिए जिसमें थीटा बढ़ रहा है। मैं अपने लेक्चर में जहाँ पर भी अप एरो का इस्तेमाल करूँगा, इसका मतलब है कि वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। इस वाले ग्राफ में देखिए थीटा इज इंक्रीजिंग, यहाँ थीटा कम है, यहाँ थीटा और ज़्यादा है, यहाँ थीटा और ज़्यादा है। तो अगर थीटा इज इंक्रीजिंग तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली थीटा डिक्रीज किस तरह के ग्राफ में होगा, देखें दैट इज थीटा डिक्रीजिंग, यहाँ थीटा ज़्यादा है, यहाँ थीटा कम है, यहाँ थीटा और कम है। तो अगर थीटा कम है तो स्लोप कम है। अब डी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? डी टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ ये वेलोसिटी के बराबर है। इसी तरीके से स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ ये हमें एक्सेलरेशन देता है, और इसी तरीके से जो स्लोप है ए टी ग्राफ का वो हमें देता है जर्क। जर्क को स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। सो दैट इज जर्क। अब जरा देखिए, अब इस ग्राफ में डी टी ग्राफ में थीटा 0 है। हम पहले सारे डी टी ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट कीजिए ये भी डी टी ग्राफ है, ये भी डी टी ग्राफ है, और ये भी डी टी ग्राफ है। अब जो स्लोप है डी टी ग्राफ का, यहाँ पे डी टी ग्राफ का स्लोप 0 है। तो अगर यहाँ पर देखें थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है तो स्लोप 0 है। अब स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ में वेलोसिटी देता है, इस ग्राफ का स्लोप 0 है, तो हम कहेंगे कि इस ग्राफ में बॉडी की वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी एट रेस्ट है, या दूसरे अल्फाज में अगर कोई बॉडी एट रेस्ट होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ में आ जाए, इस ग्राफ में थीटा कांस्टेंट है, नाउ स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ क्या देते हैं आपको? वेलोसिटी। इसका मतलब है इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर आपको कोई डी टी ग्राफ इस शेप का मिले तो इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस ग्राफ में देखिए थीटा इज इंक्रीजिंग, इफ थीटा इज इंक्रीजिंग इसका मतलब है स्लोप इज इंक्रीजिंग, और डी टी ग्राफ की स्लोप क्या है? वेलोसिटी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यानी कि अगर आपको वेलोसिटी का इंक्रीज करना दिखाना हो डी टी ग्राफ में तो आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे। और इस ग्राफ में देखिए थीटा इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। सो इफ थीटा इज डिक्रीजिंग देन द स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ये दिखाना हो कि ड्रॉ डी टी ग्राफ इन विच वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो आप कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? आप ऐसा डी टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज इट्स अ वी टी ग्राफ। अगर ये हमारे पास एक वी टी ग्राफ, तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देती है। तो बताइए इस ग्राफ में क्योंकि थीटा 0 है, इफ थीटा 0 स्लोप इज 0, इसका मतलब है कि इस ग्राफ में वी हैव 0 एक्सेलरेशन। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरीके से इस वाले ग्राफ में आप देखिए कि थीटा कांस्टेंट है, इफ थीटा इज कांस्टेंट स्लोप इज कांस्टेंट, इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी कि अगर कोई बॉडी
कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो उसका ग्राफ ये होगा। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कौन सी बॉडी मूव करती है जिसको आप ऊपर से फेंकते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जरा गौर कीजिए, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी को हम ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो इनिशियल, और जब जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती जाती है। इसका मतलब है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के नीचे के पोर्शन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। सवाल ये पता है कि अगर आप उसको ऊपर फेंकेंगे तभी तो उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, फिर उसका ग्राफ कैसा बनेगा, फिर उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम, एट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है आपको ना -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, बिकॉज बॉडी डिसेलरेट हो रहा है। तो अगर भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन का उसका स्लोप नेगेटिव होगा, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन भी रिटार्डेड मोशन वाला होगा। अब इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में थीटा बढ़ रहा है, अगर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब है इस ग्राफ में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और इस ग्राफ में थीटा कम हो रहा है इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास यही ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इफ दीज आर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स, तो यहाँ पे थीटा जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप जीरो है, और स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम क्या है, जर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। तो यहाँ पे जर्क जीरो है, जीरो जर्क, यहाँ पे वो कांस्टेंट है, यहाँ पे जर्क बढ़ रहा है, यहाँ पे जर्क कम हो रहा है। तो एक तरह के जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस करवा दी, प्रैक्टिस अभी हम डिटेल से भी करेंगे। और वो क्या है कि अगर हमें डीटी ग्राफ या वीटी ग्राफ या ईटी ग्राफ दिए हों और उनकी ये शेप्स हो, ये शेप हो, ये शेप हो, ये शेप हो, ये शेप्स हो, तो हम उस सिचुएशन को कैसे रीड करेंगे। और तीसरी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एरिया के, एरिया से रिलेटेड। सो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया अंडर डीटी ग्राफ या एरिया अंडर वीटी ग्राफ या एरिया अंडर एटी ग्राफ, ये आपको क्या देते हैं। सो अगर आपने ये देखना हो, और मैं चाहता हूं कि आप इसमें तवज्जो कीजिएगा, अगर आपने ये देखना हो कि ये जो डीटी ग्राफ है इसका जो एरिया अंडर है वो कौन सी क्वांटिटी देता है, तो जस्ट सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लें। यानी कि अगर आपने ये देखना है कि एरिया अंडर डीटी ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लें। वाई एक्सिस पे क्या है, मीटर है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, सेकंड है। तो क्या मीटर सेकंड की क्वांटिटी है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये तो कह सकते हैं कि मीटर इंटू सेकंड है, लेकिन कोई फास्ट क्वांटिटी नहीं दे सकते। अब अगर आप एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो कैसे लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो एरिया अंडर वेलोसिटी डिस्प्लेस वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, मैं ये जो आपको फार्मूलाज बता रहा हूँ वो मैं इनकी शेप देख के नहीं बता रहा। वीटी ग्राफ की शेप कोई भी हो सकती है, और जैसे ही शेप होगी चेंज तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो फिर एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या आएगा, एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या होती है, वो होती है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। मैं अभी एरिया की कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको देता क्या है। कोई भी ग्राफ आ जाए, कोई भी ग्राफ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ये एक ग्राफ है, इधर टी है, इधर फोर्स है, इधर मोमेंटम है। आपसे क्या वो कहता है कि एरिया अंडर मोमेंटम टाइम ग्राफ, या एरिया अंडर एंगुलर मोमेंटम टाइम ग्राफ, या एरिया अंडर वर्क टाइम ग्राफ। तो सिंपली क्या करना है आपने, अगर आपको मैं क्वेश्चन देता हूं तो व्हाट इज एरिया अंडर वर्क टाइम ग्राफ, तो क्या करेंगे, वर्क का यूनिट जाउल है और वाई एक्सिस के यूनिट को एक्स एक्सिस के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाई एक्सिस पर क्या है, जाउल है, एक्स एक्सिस पर क्या है, सेकंड है। तो जाउल सेकंड क्या होता है, कोई ऑप्शन दिया होगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम लिखा होगा, अब होता है कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जाउल सेकंड होता है, या प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा होगा। अब आपको मेरी बात समझ आइए, अगर आपने ये देखना है कि कोई भी आपको ग्राफ दिया और आपने ये देखना है कि इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो आपको कौन सी क्वांटिटी देगा, तो क्या करना है, सिंपली वाई और एक्स वाली क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो यूनिट क्या बनता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन का। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, वी इनटू टी है। अगर ये एक फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेक्टेंगल होती वीटी ग्राफ की, तो फिर एरिया क्या होता, डिस्टेंस कवर्ड क्या होता, ये रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, फिर वीटी होता। कैलकुलेशन के लिए शेप को देखेंगे कि शेप कैसी बनती है। जबकि अगर आपने सिर्फ नेचर देखनी हो कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंडर का एरिया क्या बनेगा, तो फिर आप क्या देखेंगे, उन दोनों जो वाई और एक्स की क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या यूनिट बनता है। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या देता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये क्या होती है, पावर। स्लोप और चीज है, स्लोप इज वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स। जब स्लोप की बात करेंगे तो वाई ओवर एक्स करेंगे, जब अगर आपने नेचर ऑफ द क्वांटिटी देखनी होगी तो क्या करेंगे, वाई ओवर एक्स नहीं करेंगे, वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे। मैं कहता हूं एरिया अंडर वर्क टाइम ग्राफ क्या करेंगे, वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स यूनिट, जाउल मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो जाउल सेकंड आ गया। मैं कहता हूं स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, तो फिर आपको क्या कहेंगे, वो पावर कहेंगे। सो तीनों तरह के क्वेश्चन के मैंने आपको हिंट दे दिए। अगर आपको जो है वो स्लोप का कहा गया हो तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी है, और स्लोप ऑफ वीटी जो है वो डिस्टेंस कवर्ड है, और स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी। तो दूसरी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताए थे, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना भी आपको आ गया, और तीसरा सिचुएशनल क्वेश्चन, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 है। इट इज bf इज इक्वल टू vi प्लस at, सिमिलरली s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, और सिमिलरली 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। या आप एक ऐसे एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड va v इंटू टी होता है, या आप इस एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें, इन इक्वेशंस को देखें, तो एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, ना ही मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है।
तो क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं कि मैंने यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज पे एरो क्यों नहीं लगाया? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन के नीचे एक पैरा है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज डज नॉट चेंज देन दे कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर्स। दरअसल ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हर सिचुएशन में नहीं ले सकती। आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को सर्कुलर मोशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को वाइब्रेटरी मोशन पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस इक्वेशंस ऑफ मोशन को सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन के अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उनमें नंबर 1 कंडीशन ये है कि जो मोशन है इट शुड बी लीनियर। मोशन जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कार मूविंग लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखिए, इसमें जो एक्सेलरेशन है दैट शुड बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझते हैं ना आप? वेलोसिटी चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर एक बॉडी की पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में वेलोसिटी 15 हो गई, अगले सेकंड में वेलोसिटी 25 हो गई, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तब तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में 12 है, तीसरे में 15 है, सो नॉन यूनिफॉर्मली अगर बॉडी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which measurements are taken, that frame of reference should have zero acceleration। यानी कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इनर्शियल होना चाहिए। यहाँ आप एक बात गौर से सुनिए, मैंने ये कहा कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो इनर्शियल होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप यहाँ हर जगह ए जीरो पुट कर दें, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रीडिंग ले रहा हूँ, यहाँ से एक बॉडी जा रही है विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन, मेरा अपना एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। जो बंदा कैलकुलेट कर रहा है ये टाइम, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका अपना एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। और ये एक्सेलरेशन जीरो दो बॉडीज़ का होता है, या जो रेस्ट में हो या फिर जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उनका एक्सेलरेशन फिर क्या होता है? उनका एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये जितनी भी कंडीशन हैं तीनों देखें तो ये तीनों कंडीशंस फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर अप्लाई होती हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सबसे पहले तो ये देखें कि व्हाट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सो स्टूडेंट्स, हर वो बॉडी जिसका मूव करने का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाएगी। यानी कि अगर कोई बॉडी अर्थ पर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो अर्थ के लिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। और मून पर जिस बॉडी का एक्सेलरेशन जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 है, वो मून के लिहाज से फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो अगर हम किसी पॉइंटर को पकड़ के ऐसे ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें तो सारी बात है कि उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, तो हम उसको फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की मोशन जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करें या ऊपर फेंकें, वो लीनियर होती है, उनका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है। और हम जितनी भी रीडिंग्स लेते हैं वो हम अर्थ के लिहाज से लेते हैं, तो अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इसीलिए हम इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसमें कैसे अप्लाई करेंगे उसमें जरा देखिए। सपोज हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हम इसको लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी या वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे अगर हम किसी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, और ये वाली इक्वेशंस कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। इन शॉर्ट याद रखिए कि जब बॉडी कोई डाउनवर्ड आती है तो हम ए के साथ जी लगाते हैं, एक ही जगह जी लगाते हैं, और अगर कोई अपवर्ड जाए तो एक ही जगह हमने माइनस जी लगा देना होता है। सो जो बॉडी डाउनवर्ड आएगी, अंडरस्टूड सी बात है, अगर वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और अगर कोई बॉडी अपवर्ड जाएगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है। सो डाउनवर्ड अगर कोई बॉडी आएगी तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं? जीटी। और अगर कोई अपवर्ड जा रही है तो फिर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। सो जीरो विल बी इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। सो वी आई विल बी इक्वल टू जी टी। वेरिएबल कितने हैं इस इक्वेशन में? ओनली 2 वेरिएबल्स, 1 2 1 2। जी 10, जी की जगह 10 यूज करते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के लिए, फिर उसके हिसाब से आंसर को डिसाइड कर लेते हैं। ये बात आपको समझ आ जाएगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैं चाहता हूं कि आप इसको डिटेल से समझें क्योंकि यही वो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जाहिर बात है ये इक्वेशन तब लगेगी जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, और अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो इट इज वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो स्टूडेंट लेट अस सी कि हम इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो खास तौर पर जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सो उस केस में वी आई क्योंकि जीरो हो गई, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज हाफ टी स्क्वायर। कहाँ पर? अर्थ पर या मून पर या सन पर, किसी भी जगह पर जब आप डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी कैलकुलेट करते हैं फार्मूला ही रहता है। हाँ, ये जो जी की वैल्यू है ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगी, सन पर और होगी, मून पर और होगी, अर्थ पर और होगी, एक्सेट्रा। अभी हम अर्थ के लिए अगर फोकस करें, सो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी आफ्टर 1 सेकंड, तो आप यहाँ पर अंडरस्टूड कर लें, ये 10 है, 10/2 5, इसको आप 5 टी स्क्वायर कंसीडर कर लें अर्थ के लिए। लेकिन मैं 5 टी स्क्वायर लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 5 टी स्क्वायर लिखूंगा आप रटा लगाएंगे, और फिर अगर मून की क्वेश्चन आ गया उसमें भी आप 5 टी स्क्वायर पुट करेंगे। लेकिन फॉर अर्थ इट इज 5, g/2 इज 5। सो अगर टी की जगह 1 रखेंगे तो फिर यहाँ पे 1 रखें तो डिस्टेंस कवर्ड इज 5 मीटर, अगर टी की जगह पे 2 रखें तो डिस्टेंस कवर्ड इज 20 मीटर, अगर टी की जगह पे 3 रखें तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 45 मीटर, 4 रखेंगे डिस्टेंस कवर्ड विल बी 80 मीटर, 5 रखेंगे डिस्टेंस कवर्ड विल बी 125 मीटर।
अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि S3 ये 45 मीटर क्या है, तो आप कहेंगे सर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी थी, वो गिरती रही नीचे, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, तो आफ्टर 3 सेकंड जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो कितना हुआ है 45 मीटर। आफ्टर टोटल 5 सेकंड, जब वो 5 सेकंड तक हवा में रही तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 125 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक मखसूस सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड लें तो आप कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल सिर्फ पहले सेकंड में तो उसने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, सिर्फ दूसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया, इट इज S2 - S1, 20 - 5 15 मीटर। सिर्फ तीसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो वो कैसे लेंगे? इट इज S3 - S2, 45 - 20 इट इज 25। सिर्फ चौथे सेकंड में इट इज S4 - S3, वो कितना आ जाएगा जी 35 मीटर। और सिर्फ पांचवें सेकंड में कितना आ जाएगा जी, वो आ जाएगा S5 - S4 45 मीटर। जरा गौर कीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया। लुक एट दिस वैल्यू एंड लुक एट दिस वैल्यू। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन टोटल 3 सेकंड्स ऑफ इट मोशन इज 45 मीटर, जबकि डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन ओनली 5th सेकंड ऑफ मोशन इज 45 meter. So it means that distance covered by a freely falling body in 3 seconds is equal to the distance covered by it in 5th second of its motion. अब यानी कि अगर आपने सवाल पे गौर करना है, अगर मेरा सवाल ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 seconds of its motion, इन 3 seconds of its motion, तो आप इसका क्या जवाब देंगे 45 मीटर। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3rd सेकंड, 3 सेकंड नहीं 3rd सेकंड, तो फिर आप क्या आंसर देंगे 25। तो क्या इसके अलावा कोई मेथड है इसका? जी हाँ बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन एनी पर्टिकुलर सेकेंड, उसका फॉर्मूला होता है Sn = Vi + G/2 × 2n-1। अब ये इक्वेशन को आप यूनिट वाइज ना देखिएगा या डायमेंशनली ना देखिएगा, वो तो गलत है। ये डिस्टेंस है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप इसको एक शॉर्टकट के तौर पर लेना है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आप जानते हैं Vi 0 होता है, तो Sn = G/2। वैसे यहाँ पर आप A लगा लें, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, फिर यहाँ पे G लगा लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला, इसको इस तरह से याद रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो ये देखें, n वो पर्टिकुलर सेकंड है जिसमें मैंने डिस्टेंस मालूम करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 5th सेकंड ऑफ मोशन, G की जगह 10 लगाएंगे, 10/2 5 आ जाएगा। यहाँ 5 रखें, n की जगह पे 5 रखें, तो 5 × 10, 10 - 1 क्या आ जाएगा 9, 9 5 = 45। तो जो आंसर आपने यहाँ से लिया वही आंसर आपको यहाँ से मिल गया। लेकिन ये कब लगाना है? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर 0 नहीं है वेलोसिटी, फिर फॉर्मूला ये है। सो इफ यू लुक एट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज 2as = vf² - vi²। सो अगर बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं, 2a की जगह -g लगाएंगे और s की जगह पर h आ जाएगा, vf² - vi²। और जो बॉडी अपवर्ड थ्रो की जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो दैट इज -2gh = -vi²। सो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इज 2gh²। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ कि ये एक बॉडी है, वो 100 मीटर ऊपर गई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करें, जस्ट पुट 100 ओवर हियर, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। और या अगर मैं ये कहता हूँ कि एक बॉडी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकी गई है, उसकी हाइट मालूम करें, तो फिर आप इस फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे, vi²/2g। और अगर ये डाउनवर्ड होती तो बॉडी, तो फिर डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या करते हैं आप 2, अब a की जगह सिर्फ g लगाते हैं, vf² - vi²। डाउनवर्ड मोशन के लिए vi 0, तो vf² बराबर है 2gh। यहाँ से एक तो vf बराबर आ गया 2gh², या h बराबर आ गया vf²/2g। ये इक्वेशन देख लीजिए या ये इक्वेशन देख लीजिए। तो दो वेरिएबल्स हैं, हाइट और फाइनल वेलोसिटी। अगर हाइट ऑफ फॉलिंग दी गई होगी, फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, और अगर फाइनल वेलोसिटी दी गई हो तो हाइट मालूम कर सकते हैं। सो आई होप आपको इन दोनों के दरमियान फर्क समझ आ गया होगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक स्पेशल केस है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप फर्स्ट कीजिए एक कार जो है, आपके पास एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। आप उस पर ब्रेक्स लगाते हैं, जब ब्रेक्स लगाएंगे जाहिर बात है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ब्रेक्स लगाने के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं? तो देखिए, इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे, 2a के साथ माइनस लगाएंगे बिकॉज बॉडी स्लो डाउन हो रही है, s फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, इट इज -2as बराबर है -vi²। सो s = vi²/2a। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू कैन सी दैट डिस्टेंस कवर्ड बिफोर बीइंग स्टॉप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और सेम मैं कहता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड जो था वो 30 मीटर था, सपोज, मैं ये कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, तो अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे, 10 की बजाय 20 कर देंगे, तो जैसे ही वेलोसिटी डबल होगी डिस्टेंस कवर्ड विल बी 4 टाइम। तो अब जो नया डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 120 मीटर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लॉज ऑफ मोशन एंड लेट अस डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी will continue its initial state unless or until no external unbalanced force act on it. मीन्स टू से कि इनिशियल स्टेट से मुराद क्या है, इट कैन बी अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इट कैन बी अ स्टेट ऑफ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस वक्त तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी। और अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये अगर अमल करेगी तो बॉडी की स्टेट क्यों चेंज होगी? या यूँ कह लीजिए कि मेरा आपसे सवाल है कि वाई वी नीड अ फोर्स टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इस सवाल के जवाब के लिए मैं चाहता हूँ कि दो डेफिनेशंस आप अपने रजिस्टर पर लिख लीजिए। पहली डेफिनेशन है अबाउट फोर्स, तो लिखिए, फोर्स इज दैट एजेंट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट को फोर्स चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू अपोज एनी चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट। आपने छोटे होते अल्फाज में पढ़े थे ना, नेकी बदी, ठीक है, और अच्छाई बुराई। इस तरीके से फोर्स का ऑपोजिट क्या है, इनर्शिया। फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस द चेंज, इनर्शिया अपोज द चेंज।
तो अगर मुझे इस व्हाइट बोर्ड को यहाँ से हटाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है तो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, क्योंकि इसका इनर्शिया है तो इसलिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। अब देखें, अगर आप एक खाली फुटबॉल को मूव करना चाहते हैं आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप उसके अंदर रेत भरी हुई है फिर उसको मूव करवाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आप कहेंगे कि सर जो जिसमें ज़्यादा रेत है उसका मैस ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं कहूँगा नहीं, उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इट मीन्स के मैस इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी। सो वी नीड फोर्स टू चेंज इनिशियल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। सिमिलरली अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ में हमें फोर्स का एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फोर्स, कि फोर्स होती क्या है इसमें ये बताया। एंड बिकॉज वी नीड फोर्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया, सो दैट इज व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लेट अस डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ। आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के रिलेटेड कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इन शॉर्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है F इज इक्वल टू m एंड दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। और एक और भी फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, उसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वो है F इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर t। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब भी आप एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा चैप्टर है, टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट वेक्टर या स्केलर हो सकता है, लेकिन जब आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा। एंड दिस वेक्टर विल ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ दिस वेक्टर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जुबानी कि फोर्स विल ऑलवेज बी इन पैरेलल टू एक्सेलरेशन इन केस ऑफ ऑप्शन ए लीनियर मोशन, ऑप्शन बी वाइब्रेटरी मोशन, ऑप्शन सी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब होगा अल्फा लीनियर मोशन। यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा डेल्टा ऑल ऑफ दिस। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है सर्कुलर मोशन में? टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन वाइब्रेटरी मोशन में किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन की टुवर्ड्स द सेंटर। टेंजेंशियल फोर्स सर्कुलर मोशन में किस तरफ होती है? अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरफ होता है? अलोंग द टेंजेंट। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इन पैरेलल टू ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मोशन। चाहे मोशन की जो मर्जी टाइप हो, ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। सो अगर आप इसमें मैग्नीट्यूड के हवाले से देखें तो अगर आप इसमें मास को कांस्टेंट कर देते हैं सो वी कैन गेट द इक्वेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, सो इट इज F2 ओवर F1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चार क्वांटिटीज हैं, तीन दी गई होंगी, चौथी मालूम करने को कहा गया। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर इसमें फोर्स कांस्टेंट दी गई हो तो फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू ma आ जाएगा, तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो इट इज A2 ओवर M1 इज इक्वल टू M1 ओवर M2। सो दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर यू। कुछ देर बाद हम इसकी प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन का सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, बिकॉज अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने आपको एक क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया था फोर्स का, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था इसने आपको क्वांटिटेटिवली फोर्स को कैलकुलेट करना बताया। इसलिए हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को द रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। न्यूटन के पहले लॉ ने आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरे लॉ ने फोर्स को कैलकुलेट करना बताया, और तीसरे लॉ ने आपको बताया कि फोर्सेस जो होती हैं, जो फोर्स लगती है वो जोड़ों में लगती है। अब जोड़ों से मुराद ये वाले जोड़ नहीं है, जोड़ों से मुराद है पेयर्स। फोर्सेस अकर इन पेयर्स। जब आप बॉल को दीवार पर हिट करते हैं तो एक फोर्स बॉल दीवार पर लगाती है और दूसरी फोर्स दीवार बॉल पे लगाती है। जब आप चलते हैं तो आप अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जवाब में अर्थ आपको आगे की तरफ धकेलती है, तो फोर्सेस अकर इन पेयर्स। दिस इज सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, whenever there is some force acting on the body, it will always produce some reactional force which will be equal in magnitude and opposite in direction. So if you define action reaction pair of forces, that is very important to understand. आप जुमला जरा गौर सुनिएगा। Action reaction pair of forces are always exerted on two different bodies। यानी कि अगर मुझे कोई एक स्टूडेंट खींचे इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स है और दूसरा खींचे इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स है, तो क्या मैं इसको एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स कह सकता हूँ? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है। बॉल दीवार पर मारे तो एक फोर्स बॉल दीवार पर लगा रहा है, दूसरा फोर्स रिएक्शन के तौर पर दीवार बॉल पे लगा रहा है, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो कैन अ बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर एक ही बॉडी पर लगे ना दो ऑपोजिट फोर्सेस फिर तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाती है, दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे लगाता है, तो अ बॉडी कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। सो that was Newton's third law for you. So student, let's have some practice of MCQs. टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, ग्राफ्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। पहला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक इज शोन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो है वेलोसिटी। तो अगर यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ना चाहिए। देखिए स्लोप इंक्रीजिंग वाला ग्राफ मैंने आपको बताया था, स्लोप बढ़ रहा है ना, तो इस पॉइंट तक तो ग्राफ आ गया, ये वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप बढ़ेगा। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि फिर स्लोप भी कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ क्या होता है? ये। अब देखिए कौन सा ग्राफ इससे ज़्यादा मैच कर रहा है? अल्फा का ग्राफ देखिए, पहले थीटा बढ़ रहा है और उसके बाद स्लोप कांस्टेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपने ये नहीं देखना कि 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे तय हुआ है, आपने सिर्फ ये देखना है
कि 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट हो कितना गया था, वो 40 हुआ था, टाइम कितना था जी 4 सेकंड, सो द आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकंड। और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी इस केस में वो कितनी होगी, वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो जब भी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो डोंट लुक एट द पाथ, जस्ट ये देखें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है और टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। अगर यही वाला जो क्वेश्चन है वो अबाउट से होता हमारे पास जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर वो होता तो फिर सिंपली इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 40, टाइम इज 4, तो 40 - 0/4 वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो इस ग्राफ में देखिए क्वेश्चन है दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो, इट इंडिकेट्स दैट। सो पहला ऑप्शन देखिए एट बी फोर्स इज 0, फोर्स अगर 0 होती तो फिर एक्सेलरेशन 0 होता, वेलोसिटी चेंज ना होती, पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। एट बी देयर इज अ फोर्स विच इज टुवर्ड्स द मोशन, अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स होती फिर वेलोसिटी बढ़ती। एट बी देयर इज अ फोर्स विच अपोजेस मोशन, ये ठीक है, क्योंकि जो फोर्स मोशन को अपोज करेगी उससे वेलोसिटी कम होगी और बी रीजन में वेलोसिटी कम हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट हियर वी हैव द क्वेश्चन कि ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें आपने डिस्टेंस कवर्ड भी मालूम करना है और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। सो सबसे पहले इस वाला पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मालूम करिए, इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि ये जो शेप है ये रेक्टेंगल है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मीटर इस वाले रीजन में आ जाएगा। इस रीजन की क्या रीडिंग होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2 2, सो ये 4 मीटर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये भी 4 मीटर हो जाएगी। अब अगर आप डिस्टेंस की कैलकुलेशन करें तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वो सिंपली आ जाएगी 8 + 4 + 4 16 मीटर, डिस्टेंस आ गया 16 मीटर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये दोनों पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, लिहाजा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो -4 मीटर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट तो -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8 मीटर रहेगा, जबकि जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा 16 मीटर होगा। अब जरा गौर कीजिए ऑप्शंस पर। स्टूडेंट आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस, यानी कि जो दो वैल्यूज हैं उनमें पहली वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की और दूसरी वैल्यू डिस्टेंस की हो, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमने कैलकुलेट किया 8 मीटर और जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो है 16 मीटर। अब अगर आप 8 और 16 को याद रखेंगे वो तो ऑप्शन जो है वो बी में भी है 8 और 16 है, लेकिन 16 मीटर डिस्टेंस है, स्टेटमेंट में उसने पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो तरतीब का भी ख्याल रखना है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। So let's discuss some questions about equations of motion. Question है कि a ball is thrown upward with a velocity of 19.6 मीटर पर सेकंड. What is its velocity after 3 seconds? सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर एक बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं with initial velocity of 19.6 मीटर पर सेकंड, हम जानते हैं कि फाइनली तो वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पहले तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस, यहाँ से आप देखिए कि हम टाइम निकाल सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस 80, क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। सो वी एफ इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 माइनस जी की जगह 10 लगा लें, ये 9.8 लगा लें क्योंकि यहाँ पे 19.6 दिया हुआ है, टाइम मालूम कर लें। सो टाइम विल बी इक्वल टू 19.6 ओवर 9.8, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड तो लगे ऊपर जाने में। उसने कहा कि 3 सेकंड में बॉडी की सिचुएशन क्या होगी। अब 2 सेकंड में बॉडी ऊपर चली गई। अब जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, टाइम कितना बाकी बच गया 1 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड में तो वो नीचे से ऊपर चलेगी ना, अब टाइम कितना बच गया 1 सेकंड। सो अब फिर जो है आप यही क्वेश्चन मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, सो वी आई इज 0, जी इज 9.8, टी इज 1, सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी 19.8 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड्स। सो क्या ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन बी आएगा, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। So next question देखिए, a motorist traveling at 10 meter per second can bring his car to rest in a distance of 10 meter. If he had been traveling at 30 meter per second, in what distance could bring the car at rest using the same braking force? Force same है तो acceleration same है. Distance before being stopped हमने पढ़ा था वो होता है vi² over 2a. अगर force same है तो acceleration same है, तो that distance is directly proportional to square of the initial velocity. So initial velocity को आपने 10 से 30 कर दिया, 3 टाइम कर दिया। अगर initial velocity 3 टाइम होगी तो distance covered will be 9 times. तो अगर पहले distance covered 10 था, अब नया distance covered 9 times से हो जाएगा तो it will be 90 meter. So correct option for this question will be option D. इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, a body is dropped from a certain height, it takes 10 seconds to reach the ground, the distance covered in last 3 seconds. ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so last 3 सेकंड है 8 9 10। सबसे पहले S7 मालूम करेंगे, S7 will be equal to हाफ जी डी स्क्वायर होता है ना, तो हाफ जी और S7 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 49, so the डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड विल बी 245 मीटर, राइट। सिमिलरली फिर S10 मालूम करेंगे, यानी कि 10 सेकंड्स तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, वो आ जाएगा जी 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 1000 डिवाइड बाय 2 500 मीटर। अब अगर हमने लास्ट 3 सेकंड में मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 3 सेकंड, वो कितना आएगा S10 माइनस S7, यानी कि यहाँ तक के डिस्टेंस कवर्ड में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये आपके पास लास्ट 10 सेकंड आ जाएगा, तो इट विल बी 500 माइनस 245, द आंसर विल बी 255 इन आवर कैलकुलेशन, बट अभी हमने जी की वैल्यू को 9.8 नहीं 10 यूज किया था, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है वो 250 मीटर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड and its retardation negative acceleration is -2 meter per second square, the distance covered in 5th second of its motion, s5 dash मालूम करना है। क्या फार्मूला हमने बताया था किसी पर्टिकुलर सेकंड में करने का, ये फार्मूला था 2n-1। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10, a के साथ नेगेटिव आ जाएगा, तो इट विल बी -2/2, 2 इंटू कौन से पर्टिकुलर सेकंड में मालूम करनी है कि 5th सेकंड में, सो इट्स आंसर विल बी 10 - 1 9, सो 10 - 9 इज 1 मीटर, सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 1 मीटर।
सो कुछ क्वेश्चंस हम लॉज ऑफ मोशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग वन डायमेंशनल मोशन फाइनली कम्स टू रेस्ट, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग मोशन। एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो जिस तरफ जारी होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है। सो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है, और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो इस तरफ फोर्स या इस तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू blocks of mass 3 kg and 2 kg are placed in contact on horizontal frictionless surface as shown in the figure. A force of 5 Newton is applied to 3 kg mass. What would be the acceleration of 2 kg mass? तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, फोर्स दोनों ब्लॉक पर 5 न्यूटन में से हो सकता है कि डिफरेंट डिवाइड हो, लेकिन क्योंकि एक कॉम्पोजिट मैस है, ये दोनों मैसेज आपस में जुड़े हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होता है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, टू blocks of masses 3 kg and 2 kg are placed in contact on horizontal frictionless surface as shown in the figure. A force of 5 Newton is applied to 3 kg mass. What would be the acceleration of 2 kg mass? जरा डायग्राम को गौर से देखिए, दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है मैसेज का, जब इन पे फोर्स लगती है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो दोनों में सेम होगा। यानी कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन में वो ये पूछता कि व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास, तो भी जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये जो फोर्स 5 न्यूटन की लग रही है वो 3 kg और 2 kg मैसेज में डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा F ओवर m। टोटल फोर्स कितनी लग रही है जी 5, और टोटल मास कितना है जी 5, सो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट अगर यही जो है वो क्वेश्चन होता उसमें हमें कहा जाता कि F1 मालूम कर लीजिए, यानी कि फोर्स ऑन 3 kg मास मालूम करें, फिर हम क्या करते हैं, मास ऑफ 3 kg इनटू a, और अगर फोर्स ऑन 2 kg मालूम करने को कहते हैं फिर क्या लिखते हैं, मास ऑफ 2 kg इनटू a। a के साथ हम या यूं कह लीजिए ये F1 है और ये F2 है, ये M1 है और ये M2 है। M1 लेट्स से हमारे पास जो है वो 3 kg है और M2 जो है वो हमारे पास 2 kg है। अब जरा देखें, मैंने m के साथ 1 या 2 लगाया है, लेकिन मैंने एक्सेलरेशन के साथ 1 या 2 नहीं लगाया। एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि m1 इज 3 into 1, F1 विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन एंड F2 विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी कि वो जो 5 न्यूटन की फोर्स है टोटल वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई जो है वो 3 न्यूटन में और 2 न्यूटन में, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, व्हिच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So the next question देखिए, force of 10 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square. Force is 10 Newton and acceleration is 8 meter per second square. The force needed to accelerate, उस वक्त फोर्स क्या होगी जब एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आप देखिए इसमें मैथ्स का जिक्र नहीं है, मैथ्स इसमें साइलेंट है इस न्यूमेरिकल में, तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट मैथ्स है तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि F2 over F1 is equal to A2 over A1. So we need F2. So F2 will be F1 into A2 over A1. So F1 is 10, A2 is 20 and A1 is 8. So it will be 200 over 8, which will be equal to 25 Newton. So the correct option for this question will be option B. So that completes today's lecture. In today's lecture, we saw about we discussed some important topics like graphs, displacement time graph, velocity time graph, acceleration time graph, और हमने डिस्कस किया इक्वेशंस ऑफ मोशन को, लॉज ऑफ मोशन को, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी की। बट डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कामयाबी का राज ये है कि 100 MCQs डेली फॉर ईच सब्जेक्ट, खास तौर पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ग्राफ्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़।